लोकसभा का वह कौन सा अधिवेशन था पिछले कई दशकों में जब किसी नेता के भाषण के बीच प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री खड़े हुए हों। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 18वीं लोकसभा के पहले ही अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बीच एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। क्यों खड़े हुए यह अलग सवाल है, लेकिन उन्हें खड़ा होना पड़ा। और अगर 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन में ऐसा हुआ है तो इस बात के मायने क्या है? क्या यह नेता प्रतिपक्ष की ताकत को बतलाता है या उस भाषण की अहमियत को बतलाता है जो नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सरकार पर आरोप लगाए? या इस बात को हम इस अर्थ में लें कि लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थान पर भारत की संसद में पक्ष और विपक्ष वाद विवाद कर रहा है, सवाल और जवाब हो रहे हैं। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोकतंत्र जाग रहा है। क्या हम इसे इस अर्थ में लें? इस बातचीत में बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। इस पॉडकास्ट में हम भारत की 18वीं लोकसभा में हुई गतिविधियों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश। इस चैनल पर मैं आपके साथ देश दुनिया में होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई घटनाओं को समझने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की बातचीत। कम से कम मैंने जहां तक देखा है, 18वीं लोकसभा के सवाल जवाबों को देखने के बाद मुझे लोकसभा के उन दिनों की याद आई जब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बनाने से पहले के दिनों में बोला करते थे। किस तरह से वे सत्ता पक्ष को समय समय पर घेरने की कोशिश करते थे और सत्ता पक्ष उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता था। 18वीं लोकसभा का पहला अधिवेशन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हो सकता है आने वाले कई दशकों तक इस अधिवेशन को याद किया जाए और इस अधिवेशन में हुई तमाम गतिविधियों का हवाला देकर नए नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाए। लेकिन फिलहाल मैं इस पॉडकास्ट में 2-3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करूंगा। राहुल गांधी के वक्तव्य में क्या हम उस ताकत को ढूंढें जिसने सरकार के ताकतवर पदों पर रहने वाले लोगों को अधिवेशन में खड़ा कर दिया? और क्या नेता प्रतिपक्ष के भाषण की वह ताकत ही थी कि अगले दिन प्रधानमंत्री को बार बार यह बताने की कोशिश करनी पड़ी कि नेता प्रतिपक्ष कितने कमजोर हैं और शायद वे बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनका इशारा नेता प्रतिपक्ष की ओर ही था। तो प्रधानमंत्री के अनुसार अगर हम नेता प्रतिपक्ष को बालक बुद्धि के रूप में ही लें तो हमें पूछना पड़ेगा कि आखिर उस बालक बुद्धि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में वह कौन सी बात थी जिसने सत्ता के 3 सबसे शीर्षस्थ लोगों को संसद में खड़ा कर दिया, भले ही सफाई देने के लिए या उन्हें रोकने के लिए? वह कौन सी बात थी जिसने सत्ता पक्ष में बौखलाहट भर दी, जिसके जवाब में उन्हें खड़ा होना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष को रोकना पड़ा, अपनी बात कहनी पड़ी? तो आखिर नेता प्रतिपक्ष के भाषण को क्या हम इस रूप में ले सकते हैं कि उस भाषण में वह चुटीला अंदाज था और वह करारा प्रहार था जिसने सत्ता को संसद में कटघरे में खड़ा कर दिया? हम इस अधिवेशन को उस स्वस्थ सवाल जवाब के रूप में भी तो ले सकते हैं जिसकी कल्पना लोकतंत्र में आदर्श स्थितियों में की जाती है, जहाँ सत्ता पक्ष अपने तर्क देता है और विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करता है, उसकी नीति और सिद्धांतों को लेकर के, सत्ता में रहते हुए उनकी योजनाओं को लेकर के। और अगर हम इस नजरिए से देखते हैं तो क्या हम मान सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस स्थान पर जिसे भारत की संसद कहते हैं, वहां भारत का लोकतंत्र जाग रहा है, सजग है, विचार विमर्श कर रहा है, बहस कर रहा है, जूझ रहा है? तो हमें यह भी सवाल पूछना पड़ सकता है कि आखिर पिछले कई लोकसभाओं के अधिवेशनों में ऐसा होते हुए क्यों नहीं देखा? लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण की कड़ी के बाद एक एक कर विपक्ष के नेताओं ने जो भाषण दिए, अगर महिला नेताओं में ले तो डिंपल यादव का भाषण था, महुआ मोइत्रा का भाषण था, सुप्रिया सूले का भाषण था और भी कई महिला नेत्री जिन्होंने 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन में बोला। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद अखिलेश यादव का भाषण था, जिन्होंने बहुत ही चुटीले और बहुत ही सधे हुए अंदाज में सत्ता को जमीन पर खड़ा कर दिया। अपनी शेरो शायरी के अंदाज में वो बार बार यह दिखाते रहे कि यह हारी हुई सरकार है। अखिलेश
यादव ने जो सवाल किए उत्तर प्रदेश को लेकर, देश में चलने वाली नीतियों को लेकर, वे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बोलते हुए कुछ ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल किया जिसे बाद में याद किया जाएगा। उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता की लोकतंत्र की समझ को वे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस रूप में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा की सीटों के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश में जिन नीतियों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल किया, इस भाषण पर हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। चर्चा तो महुआ मोइत्रा के भाषण पर भी अलग से की जानी चाहिए, या सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिन नेताओं ने भी 18वीं लोकसभा में बोला है, उनमें से एक एक भाषण दरअसल इतिहास में दर्ज होने लायक है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो भूमिका शुरू की थी, विपक्ष को जिस मजबूत और ऊंची बुनियाद पर अपने भाषण में खड़ा किया, बाद में दूसरे विपक्ष के नेताओं ने उस बुनियाद को और भी मजबूत किया और 18वीं लोकसभा में विपक्ष के एक बहुत ही विराट स्वरूप को सामने किया। शायद 18वीं लोकसभा का यह अधिवेशन इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसने संसद में कई ऐसे नेताओं को दिया जिनमें भाषण की कला दिखी, लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखी और जिनमें लड़ने और जूझने का मादा दिखा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दरअसल 18वीं लोकसभा इसलिए भी याद की जाएगी, इसके पास एक मजबूत विपक्ष भी है। इस लोकसभा के इस अधिवेशन को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री को उनके भाषण में जिस रूप में देखा गया, वह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से एक एक करके तमाम नेता थे, लेकिन वे सब दरअसल एक ही विचार को स्थापित कर रहे थे। लग रहा था जैसे इन सबको मिलाकर एक ही व्यक्ति बोल रहा है। वह न राहुल गांधी है, न अखिलेश यादव है, न महुआ मोइत्रा है। वह सिर्फ एक व्यक्ति है, एकजुट विपक्ष, और वह लोकतंत्र के लिए समर्पित है, सरकार की नीतियों को दुरुस्त करने के लिए समर्पित है और इस देश के सुरक्षित भविष्य के लिए समर्पित है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भाषणों में प्रधानमंत्री थे, जिनका लंबा भाषण भी कई कारणों से याद किया जाएगा। दरअसल इन सभी नेताओं के भाषणों पर अलग अलग पहलुओं से बात करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के भाषण में 2-3 महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई। सबसे पहले तो यह कि उनके भाषण में सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर सिर्फ इस प्रतिबद्धता के अलावा कि वे 3 गुनी मेहनत से काम करेंगे, कोई नई बात नहीं थी। कम से कम नीतियों और योजनाओं को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दावे प्रधानमंत्री बहुत समय से करते आ रहे हैं और विदेश नीति में देश की उपलब्धि को लेकर जो श्रेय है वह भी सरकार की तरफ से वे लेते आए हैं। लेकिन सिवाय इसके कि 3 करोड़ नए लोगों को घर दिए जाएंगे, कोई ठोस योजना उनके भाषण में दिखी नहीं। उन्होंने दावे कई किए हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण में किए गए दावों का आकलन हमें भविष्य में करना पड़ेगा। आखिर प्रधानमंत्री के इस भाषण में अगले 5 साल तक सरकार की कार्रवाइयों को लेकर कौन सी दिशा स्पष्ट होती है, इस विषय पर अलग से बातचीत करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या विपक्ष की उस ताकत को, उस विपक्ष को समझने की कोशिश की जिसे कम से कम 230 सीटें देकर जनता ने भारत की संसद में भेजा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि आप सत्ता में हैं, यह हम स्वीकार करते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार करने की कोशिश की कि विपक्ष भी 230 के आसपास सीटों के साथ इस संसद में है? क्या प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात कही? क्या इस इकट्ठे विपक्ष जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है, क्या इस इकट्ठे विपक्ष को सीधे तौर पर राजनीतिक चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री सदन में दिखे, या यह स्वीकार करते हुए कि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं और सरकार को चलाने में हम उसकी सहयोग की उम्मीद करते हैं? अपने भाषण में आखिर में उन्होंने यह कहा जरूर, लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस को चुन लिया और उस पर तमाम हमले करते रहे। क्या इससे हम यह अर्थ ले सकते हैं कि सरकार विपक्ष का सीधे राजनीतिक जवाब देने में असमर्थ है और पिछले दरवाजे से वह विपक्ष की किसी एक पार्टी को चुनकर, अलग अलग पार्टियों को चुनकर उनसे मुकाबला करना चाहती है? लेकिन अर्थ चाहे जो भी निकाला जाए, यह जरूर है कि सत्ता के पास 290 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी ताकत के साथ खड़े हैं और देश को चलने और चलाने की नीतियों और योजनाओं पर बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। क्या 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन से हम ये सचमुच अर्थ निकाल सकते हैं कि यह विमर्श, यह बहस, यह बातचीत उस दिशा में है जिसकी उम्मीद लोकतंत्र में की जाती है? क्या हम प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों के भाषणों का मूल्यांकन करने के बाद इस दिशा में आश्वस्त हो सकते हैं? क्योंकि बहस और टकराव अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक दिशा में और एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की तरफ न जाए तो आखिर ऐसी बहस और टकराव के मायने क्या
हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों पर निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, इतना जरूर है कि 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के भाषणों ने यह साफ कर दिया है कि भारत के लोकतंत्र में वाद विवाद, बहस विमर्श, चाहे वह जितनी भी घनघोर हो, जारी है। और ऐसा अगर हुआ है तो दरअसल इसमें भूमिका देश की जनता की है, जिसने सत्ता पक्ष के सामने एक ऐसे मजबूत विपक्ष को रखा है। अगर उसने सत्ता को अपना समर्थन दिया है तो साथ ही साथ इस समर्थन पर भी उसकी एक सीमा रेखा रखी है और उसके सामने एक विपक्ष को खड़ा किया है, ताकि लोकतंत्र में बहस और विमर्श, जनता के लिए बनने वाली योजनाओं को लेकर चर्चा हो, बहस हो। और यह भी दरअसल जनता की ही एक जीत है। और 18वीं लोकसभा के इस अधिवेशन को इस रूप में भी देखा जाएगा कि भारत की संसद में दरअसल भारत की जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा है, भारत की जनता बोल रही है। और यह दरअसल दुनिया के ऐतिहासिक क्षण में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है, सबसे बड़ी उम्मीद है। यहाँ जिस बात पर हम गौर कर सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के पहले अधिवेशन में पक्ष और विपक्ष ने जो बहस की और इसके बीच से सत्ता का जो चेहरा सामने आया, जो चेहरा विपक्ष का सामने आया, इन दोनों चेहरों में देश के भविष्य को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। आखिर आने वाले 5 सालों में देश किधर जाएगा, कौन सी नीतियां अपनाएगा, जनता को उससे कितना फायदा होगा या नहीं होगा, इसको समझने की कुंजी विपक्ष और सत्ता पक्ष के इन दोनों चेहरों में हमें तलाश करनी होगी। यहाँ मैं जिस चीज को याद करना चाहता हूँ और जिस वजह से मैंने ध्यान दिलाया कि आखिर लोकसभा का वह कौन सा अधिवेशन था जो आपको याद आ रहा हो, और यह अपने आप में बता रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थल पर लोकतंत्र जाग रहा है। और जागते हुए लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, क्या उसकी सफलताएं हो सकती है। इस अधिवेशन को लेकर हम और भी बातचीत करेंगे, इसके एक एक भाषण को लेकर बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का देश के लिए क्या मायने हैं, देश की आम जनता के लिए क्या मायने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में देश के लिए क्या संदेश है, क्या उम्मीद और नाउम्मीदी है, या आने वाले किन उपलब्धियों की ओर संकेत है, या अगर नहीं है तो यह भी विपक्ष के दूसरे नेताओं के भाषण में आखिर आम जनता के लिए कौन से संदेश हैं। अलग अलग पॉडकास्ट में इन पर बातचीत करेंगे। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और देश दुनिया में होने वाले बदलावों को समझने के लिए, ज्ञान विज्ञान में होने वाली नई घटनाओं को समझने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए इशू के साथ। धन्यवाद।